हेलो स्टूडेंट्स। सांख्यिकी से संबंधित पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि सूचकांक किसे कहा जाता है और सूचकांक के कौन कौन से उपयोग है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सूचकांक की क्या क्या सीमाएं हैं और एक सूचकांक को बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अर्थात सूचकांक का निर्माण करते समय क्या क्या सावधानी हमको रखनी चाहिए। तो जैसा कि आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि सूचकांक एक आर्थिक बैरोमीटर है, अर्थात सूचकांक में होने वाले परिवर्तन से अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। अर्थव्यवस्था तेजी की स्थिति में है, समृद्धि की स्थिति में है, मंदी की स्थिति में है, प्रतिसार की स्थिति में है, अर्थात अर्थव्यवस्था के बारे में संपूर्ण जानकारी हमको सूचकांक के माध्यम से होती है। परंतु सूचकांक की कुछ सीमाएं भी है जिनकी जानकारी होना हमें आवश्यक है। जैसे पहली सीमा है, सामान्य रूप से सत्य होते हैं, यानी सूचकांक है वो सामान्य रूप से सत्य होते हैं, अर्थात सूचकांक का बढ़ना या घटना इस बात का संकेत नहीं है कि सभी चीजों के मूल्य बढ़े या घटे हैं। अर्थात जो सूचकांक होते हैं वो एक सैंपल पर आधारित यानी कुछ वस्तुओं पर आधारित ही होते हैं। सूचकांक में सारी वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है। इस कारण से सूचकांक पूर्ण रूप से सत्य होंगे इस बारे में संदेह है। उदाहरण के लिए मान लीजिए 2015 में एक सूचकांक था वो 100, सो 2021 में 140 हो गया। तो यहां हम बोलेंगे कि जो चेंज इन प्राइस है, कीमतों में 40% का परिवर्तन हुआ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर वस्तु की कीमत में 40% बढ़ी है। कुछ वस्तुएं ऐसी भी हो सकती है जिनकी कीमत 10% ही परिवर्तित हुई हो, किसी की 20% बढ़ी हो, किसी की 23% बढ़ी हो, और कुछ वस्तुएं ऐसी भी हो सकती है जो उनका 10 से 20% या 5% गिर गया हो। तो सूचकांक क्या है? सूचकांक हर चीज में एवरेज के रूप में सत्य है। दूसरी चीज क्या होती है कि सूचकांक में सभी वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है, केवल कुछ ही वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन के आधार पर यह मानकर चला जाता है कि मूल्य स्तर में इतना परिवर्तन हो गया। जैसे मान लीजिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनाया जा रहा है, तो उसमें 2 दाल के मूल्य ले लिए, आटे का मूल्य ले लिया, नमक का मूल्य ले लिया, तेल का, घी का, चीनी का, ऐसी कुछ वस्तुओं का ही मूल्य देखकर ओवरऑल उसके आधार पर अंदाज लगाया जाता है कि सारी वस्तुओं के मूल्य में लगभग इतना परिवर्तन हुआ होगा। तो इस कारण से यह कहा जा सकता है कि जो सूचकांक है वो सामान्य रूप से ही सत्य होते हैं। हम यह नहीं कह सकते कि सूचकांक पूर्ण रूप से सत्य होते हैं। दूसरी यह है कि सूचकांक में जो माप किया जाता है वो माप जो है वो निरपेक्ष माप नहीं होकर सापेक्ष होता है, यानी सूचकांक में जो परिवर्तन होता है उसको प्रतिशत के रूप में माना जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि चीनी का मूल्य इसमें 32 से 35 हुआ है। हम ये जरूर कह सकते हैं कि चीनी का मूल्य 10% परिवर्तित हुआ है। अब 10% में कितना परिवर्तित हुआ, पहले क्या मूल्य था, अभी कितना मूल्य है, इसके बारे में सूचकांक से जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती, क्योंकि सूचकांक में आधार वर्ष को 100 माना जाता है और उसके आधार पर कितना परिवर्तन हुआ। मान लीजिए पहले चीनी का मूल्य 30 रुपीज था, उसको हमने 100 मान लिया, अब चीनी का मूल्य 33 हो गया, तो सूचकांक हमारा 100 से 110 हो जाएगा। तो वो सूचकांक ये बताता है कि चीनी का मूल्य 10% बढ़ गया है। पर चीनी का पहले क्या मूल्य था और कितना बढ़ा है, इसके बारे में सूचकांक हमें जानकारी नहीं देता। अर्थात सूचकांक के माध्यम से हमको केवल सापेक्ष मूल्य की ही पता चलती है, निरपेक्ष मूल्य की जानकारी नहीं हो पाती है। तीसरी चीज, सूचकांक में कई बार शुद्धता की कमी भी होती है, क्योंकि जो सूचकांक है वो कुछ ही मूल्य पर आधारित होते हैं और सूचकांक में अलग अलग वस्तु का अलग अलग वैल्यू होता है। जैसे चीनी है उसको किलो में लिया जा सकता है, दूसरे सूचकांक में उसी चीनी को क्विंटल में लिया जा सकता है, हमारे यहाँ दूध को लीटर में लिया जा सकता है, कपड़े को मीटर में लिया जा सकता है। अब दूरी है, दूरी किसी सूचकांक में किलोमीटर में हो सकती है, दूरी किसी में मीटर में हो सकती है, किसी में सेंटीमीटर में हो सकती है। तो इस कारण से जो सूचकांक है वो पूर्ण रूप से हर समय काल परिस्थिति में उस प्रकार से सत्य सिद्ध नहीं होते हैं जैसे कि विज्ञान का नियम है। जैसे विज्ञान का नियम है, गुरुत्वाकर्षण का नियम हर समय काल परिस्थिति पर सत्य सिद्ध होता है। आप सुबह देखेंगे किसी वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो नीचे गिरेगी, दिन में फेंकेंगे तो ऊपर, दिन में किसी वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो नीचे गिरेगी, शाम को किसी वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो नीचे गिरेगी। हर वस्तु जिसको पलायन वेग से कम गति से आप ऊपर फेंकेंगे नीचे गिरेगी। पर जो सूचकांक है वो सूचकांक जो है वो अलग अलग वस्तुओं के नेचर पर डिपेंड करते हैं। हर सूचकांक का अलग फॉर्मूला होता है, हर सूचकांक का अलग उद्देश्य होता है। इस कारण से
हम सूचकांक को विज्ञान के नियमों की तरह हर समय काल परिस्थिति में सत्य सिद्ध नहीं बता सकते। इस कारण हम ये कहते हैं कि सूचकांक में शुद्धता की कमी होती है, पूर्ण रूप से ये शुद्ध नहीं होते हैं। इसके अलावा देखिए उद्देश्य व रीतियों में भी अंतर होता है। किस उद्देश्य के लिए सूचकांक बनाया है उस उद्देश्य के हिसाब से सूचकांक अलग बनेगा। जैसे हम जीवन निर्वाह सूचकांक बना रहे हैं तो हमको रिटेलर की कीमतें लेनी होगी कि रिटेल में आटा कितनी रेट में मिल रहा है, रिटेल में तेल और घी का रेट क्या है, रिटेल में नमक का रेट क्या है, मिर्ची का रेट क्या है। अगर हम जीवन निर्वाह सूचकांक बना रहे हैं और थोकमंद वस्तुओं के मूल्य लेंगे कि आटे की बोरी का मूल्य क्या है, चीनी की बोरी का मूल्य क्या है, तेल के पीपे का मूल्य क्या है, या एक ट्रक तेल खरीदे तो क्या मूल्य लगेगा, वह सूचकांक जीवन निर्वाह सूचकांक में काम नहीं आएगा। यानी हर सूचकांक का उद्देश्य अलग अलग होता है। किस उद्देश्य के एक उद्देश्य के लिए जो सूचकांक बनाया है वो दूसरे के लिए काम नहीं आएगा। मान लीजिए हम पूरे देश में थोक वस्तुओं का मूल्य सूचकांक बना रहे हैं तो वो जीवन निर्वाह सूचकांक के काम नहीं आएगा, और अगर हमने जीवन निर्वाह सूचकांक बनाया तो वो किसी और वस्तु के काम नहीं आएगा। अर्थात जो सूचकांक है हर सूचकांक का बनाने का उद्देश्य अलग होता है। तो इस कारण से एक बार जो सूचकांक बनाया गया है वो दूसरे उद्देश्य के लिए काम में नहीं लिया जा सकता। दूसरे सूचकांक को ज्ञात करने की कई प्रकार की रीतियां हैं। हमारे यहाँ पासे की रीति है, एजवर्थ की रीति है, एजवर्थ बाउले का रेख है, मार्शल की रीति है, फिशर की रीति है, पारिवारिक बजट सूचकांक है, जीवन निर्वाह सूचकांक है, संकला आधार रीति है, स्थिर आधार रीति, बहुत सारी रीतियां होती है। तो उसमें से किस रीति को चयन करके सूचकांक का निर्माण किया गया है, किस उद्देश्य के लिए किया गया है, इसमें बहुत अधिक डिफरेंस रहता है। इस कारण से भी एक ही सूचकांक को अलग अलग उद्देश्यों के लिए काम में नहीं लिया जा सकता। कई बार क्या होता है कि किस्म परिवर्तन की वजह से भी किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। जैसे किसी वस्तु की क्वालिटी चेंज हो गई, अब सूचकांक है, सूचकांक तो 100 से 140 बता रहा है कि कीमतें बड़ी तेजी से बढ़ गई है, 100 रुपए की जगह कीमतें 140 हो गई है। पर हो सकता है कि किस्म में परिवर्तन किया गया हो, क्वालिटी में परिवर्तन किया हो, और क्वालिटी में परिवर्तन की वजह से वस्तु की लागत बढ़ गई हो, और लागत बढ़ने से वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो गया हो। तो सूचकांक ये नहीं बताता है, सूचकांक सीधा हमको बोलता है कि 100 से 140 हो गया, यानी 40% कीमतें बढ़ गई है। पर ये कीमतें किस कारण से बढ़ी है इसकी व्याख्या सूचकांक के द्वारा नहीं की जाती है। संभव है कि किसी क्वालिटी की चेंज की वजह से भी सूचकांक बढ़ गया हो, या रेटें वस्तुओं की बढ़ गई हो, और अच्छी क्वालिटी होने की वजह से उन रेटों को बहुत ज्यादा हम हाईलाइट नहीं कर सकते, क्योंकि क्वालिटी में चेंज होने की वजह से रेटें बढ़ना आवश्यक है, हो जाता है कई बार आवश्यक। तो इसलिए जो सूचकांक है उसमें किस्म परिवर्तनों की उपेक्षा की जाती है। इसके अलावा देखिए हमारे यहाँ जो जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक निकाला जाता है वो वास्तविक व्यय का आकलन गलत करता है। जैसे जीवन निर्वाह व्यय के लिए हमने एक परिवार के लिए माना कि वह 10 किलो आटा यूज करेगा, 1 किलो घी यूज करेगा, 2 किलो तेल यूज करेगा, 5 किलो चीनी यूज करेगा, 1 किलो नमक यूज करेगा, और मान लीजिए महीने में 100 ग्राम मसाले यूज करेगा। उस आधार पर हमने उसको सूचकांक को बनाया। पर यहाँ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर बहुत ज्यादा अंतर होते हैं। कुछ जातियों की परंपराएं अलग होती है, कुछ के रीति रिवाज अलग होते हैं, कुछ का खान पीन अलग होता है, कुछ का रहन सहन अलग होता है। तो एक ही प्रकार का जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक सभी लोगों पर लागू किया जाना संभव नहीं होता है। कुछ व्यक्ति है नॉनवेज खाते हैं, कुछ व्यक्ति वेजिटेरियन खाते हैं, तो नॉनवेज वालों का जो जीवन निर्वाह व्यय वो अलग होता है, वेजिटेरियन का जीवन निर्वाह व्यय अलग होता है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं उनका जीवन निर्वाह व्यय कम होता है, जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं उनका जीवन निर्वाह व्यय अधिक होता है। जो शिक्षित नहीं होते हैं उनका भी जीवन निर्वाह व्यय अलग होता है, शिक्षितों का अलग होता है, किसी को नॉलेज ज्यादा होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक के माध्यम से किस परिवार के द्वारा वास्तविक रूप से कितना व्यय किया जाएगा इसका आकलन करना गलत होता है, क्योंकि हर परिवार की रीति रिवाज है, परंपरा है, धर्म है, धार्मिक मान्यताएं हैं, रहन सहन का स्तर है, मुद्रा के प्रति दृष्टिकोण है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो उसके व्यय को निर्धारित करती है। हम समाज में देखते हैं तो कुछ व्यक्ति इतने अव्ययी होते हैं कि 100 रुपीज कमाते हैं तो 100 का 100 ही खर्च कर देते हैं। कुछ व्यक्ति इतने कंजूस होते हैं कि 100 रुपीज कमाते हैं तो वो 5 रुपए भी खर्च नहीं करना चाहते। तो कहने का तात्पर्य है कि जीवन निर्वाह के व्यय से वास्तविक व्यय का आकलन किया जाना संभव नहीं है। और कई बार क्या होता है,
सूचकांक से भ्रामक निष्कर्ष भी निकल जाते हैं, इनकरेक्ट कंक्लूजन भी सूचकांक से निकल जाते हैं। जैसे सूचकांक बोल रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपए से बढ़कर 120 हो गया, यानी कुल कीमतों में 20% की वृद्धि हो गई। पर कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती है जिनमें 20% की वृद्धि नहीं होती है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनका 50% मूल्य गिर भी गया होता है। तो कई बार जो सूचकांक के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उनमें भ्रम की स्थिति होती है। अगर आपको जैसे रेडियो में आपने सुन लिया कि कीमतें दुगनी हो गई, अब आप सोच कर चल रहे थे कि मैं ए ब्रांड की चीज लेके आता हूं, वो 100 रुपए की थी, वो अब 200 की हो गई होगी। अब मार्केट में जाने के पता चला कि ए मार्केट के बहुत सारे कॉम्पिटिटर आ गए हैं, तो जो 100 रुपए में ए ब्रांड वाली चीज मिल रही थी वो 50 रुपए में मिल रही है। तो आपका तो सोचना था कि जो मैं लेने जा रहा हूँ वो 200 रुपए में मिलेगी, और वो वस्तु अब आपको 100 की जगह 50 रुपीज में मिल रही है। तो कई प्रकार से इनकरेक्ट कंक्लूजन भी सूचकांक के माध्यम से प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि सूचकांक क्या है, ये सैंपल पर आधारित होता है। अब आपने सैंपल ही गलत ले लिया। देखिए एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए, सपोज कीजिए हमने गेहूं का उत्पादन देखा। अब गेहूं का उत्पादन मान लीजिए 2016 में हमने 100 माना। अब 100 माना और 2016 में अकाल की स्थिति थी, सूखे की स्थिति थी, फसलें खराब हो गई थी, और फसलें खराब होने की वजह से हमारे यहाँ 50,000 मीट्रिक टन ही उत्पादन हुआ था, और इसको हमने 100 मान लिया, उसको आधार वर्ष मान लिया। अब 2017 में अच्छी फसल हुई और जो प्रोडक्शन हुआ वो प्रोडक्शन हो गया हमारा 1,50,000 टन। क्यों हुआ कि ये सामान्य वर्ष नहीं था, 2016 सामान्य वर्ष नहीं था, यहाँ अकाल और सूखे की स्थिति थी, और 2017 एक सामान्य वर्ष है जहां अच्छी बारिश हुई है, किसानों को जब भी रिक्वायरमेंट थी तब बारिश हुई है, और उसकी वजह से उत्पादन हुआ है, वो उत्पादन 150 हो गया। तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे उत्पादन में 3 गुना वृद्धि हो गई, यानी हमारा उत्पादन है 50,000 मीट्रिक टन से 1,50,000 मीट्रिक टन हो गया। इसका मतलब भारत ने बहुत तेजी से विकास कर लिया। ऐसा अगर हम निष्कर्ष निकालेंगे तो हमारा वो इनकरेक्ट कंक्लूजन होगा, क्योंकि सूचकांक में जिसको 100 माना जाता है, जिसको आधार वर्ष माना जाता है, वो एक सामान्य वर्ष होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उस साल बाढ़ हुआ हो, अकाल हुई हो, कोई दुर्घटना हुई हो, कोई कोरोना जैसी महामारी हो गई। सपोज कीजिए अभी उत्पादन का स्तर कोरोना की महामारी की वजह से बहुत न्यून है। अब इसको हम सामान्य वर्ष मानते हुए 100 मान लें, और अगले साल इससे 10 गुना ज्यादा प्रोडक्शन होता है सामान्य स्थितियां होने की वजह से, तो हम ये नहीं कह सकते कि भारत ने 10 गुना बहुत तेजी से प्रगति कर ली। अगर ऐसा हम कहेंगे तो हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, भ्रमात्मक हो जाएगा। इसी प्रकार से सूचकांक जो निकाला जाता है उसमें माध्यों की गणना की जाती है। जैसे सामान्य रूप से जो सूचकांक निकाला जाता है उसमें समांतर माध्य का प्रयोग किया जाता है अथवा गुणोत्तर माध्य का प्रयोग किया जाता है। अब समांतर माध्य या गुणोत्तर माध्य की खुद की कुछ कमियां हैं, उनकी भी कुछ सीमाएं हैं। तो जब उनकी सीमाएं हैं और उनको यूज किया जाता है तो सूचकांक की भी और सीमाएं वृद्धि हो जाती है। यानी जो गुणोत्तर माध्य या समांतर माध्य को निकालने में जिन परेशानियों को सामना करना पड़ता है, जो उनमें कमियां होती है, वो कमियां सूचकांक में भी जुड़ जाती है। तो माध्य का चुनाव करने में भी बड़ी दिक्कत है। इसके अलावा दीर्घकालीन तुलना अगर करनी हो, लॉन्ग रन के बारे में कोई बात करनी हो, तो सूचकांक को प्रयोग में लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दीर्घकाल में लोगों की आदतें बदल जाती है, फैशन बदल जाती है, रीति रिवाज बदल जाती है, सरकार की नीतियां बदल जाती है, वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां बदल जाती है, लोगों के रहन सहन, खान पीन, बहुत सारी चीजों में परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो दीर्घकालीन परिवर्तन है उनकी गणना सूचकांक में करते हैं, तो बहुत ही अधिक भ्रमात्मक निष्कर्ष निकलने की हमारे यहाँ संभावना है। तो ये कुछ सीमाएं हैं जिनको हमको ध्यान में रखते हुए सूचकांक का प्रयोग में लेना चाहिए। अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि सूचकांक आर्थिक बैरोमीटर है, आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, तो पहले आपको सूचकांक की उपयोगिता को लिखना है और साथ में उनकी सीमाओं को भी लिखना है। अगर यहाँ पूछा गया कि सूचकांक आर्थिक बैरोमीटर है या सूचकांक की उपयोगिता व सीमाएं बताइए, तो पहले आपको उपयोगिता लिखनी है, बाद में सीमाएं लिखनी है। इसके बाद हम इसके डिस्कस करेंगे कि सूचकांक को बनाते समय किन किन बातों की सावधानियां हमको रखनी है। थैंक यू।